अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन में धांधली का शोर हर कोई मचाता है मगर इस्लाहात कोई नहीं चाहता। चोर, डाकू और लुटेरे के टाइटल सब एक दूसरे को देते हैं मगर एहतसाब के लिए कोई आगे नहीं आता। इदारों को खुद मुख्तार बनाने की बात तो सभी करते हैं मगर इदारों के सामने पेश कोई नहीं होना चाहता। अदालत, नैब और FBI में इस्लाहात सभी चाहते हैं मगर इनके कवानीन को अपने खिलाफ कोई नहीं चाहता। गर्ज ये कि इक़्तिदार के मज़े सभी लेना चाहते हैं मगर अवाम की खिदमत कोई नहीं करना चाहता। तरमीम, इस्लाहात, तब्दीली और तश्कील नौ हर पार्टी सिर्फ दूसरों के लिए चाहती है, अपने लिए वो पैमाना, वो लेवल और वो तरीक़ाकार अपनाने को कोई तैयार नहीं। नाज़रीन, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इशू ही हम ले लें तो हुकूमत एक तरफ अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देती है तो दूसरी तरफ धौंस जमाने लग जाती है। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन से मुज़ाकरात की एक तरफ बात करते हैं तो वुज़रा कुछ और कहानी जो है ना वो सुनाते हुए नज़र आते हैं। अपोजिशन का ये मानना है कि हुकूमत आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इसलिए कराना चाहती है कि वो इलेक्शन चोरी करना चाहती है, जबकि हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है कि अपोजिशन जमातों के पास जाली वोटर लिस्टें हैं इसलिए वो टेक्नोलॉजी से दूर भाग रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात वो वाहिद आइनी तरमीम है जिसके लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि हुकूमती वुज़रा और तर्जुमान फवाद चौधरी से लेकर शिबली फराज तक, बाबर अवान से लेकर फैसल जावेद तक, तमाम वुज़रा हर शख्स ये बबांगे दोहल ये बात कर चुका है कि अपोजिशन चाहे कुछ भी कर ले, आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपोजिशन जमातों के एतराज़ात अपनी जगह, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी दर्जनों एतराज़ात आयद किए हैं, जबकि पिलडैट और फाफिन जैसे इदारे भी इंतखाबी इस्लाहात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। मगर हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात चाहती है और हर कीमत पर चाहती है। यही वजह है कि इस साल मई में कौमी असम्बली से इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश हुआ तो सदर मुमलिकत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मंगवाने की जो वजारत है साइंस और टेक्नोलॉजी, उसको इजाज़त दे दी। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में अपोजिशन ने शोर मचाया तो मामला सेनेट में गया और जब सेनेट में भी कोई हल ना निकला तो मसला पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन तक आ पहुंचा है। अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि हुकूमत हर दाव खेल कर इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास करवा लेगी, मगर अपोजिशन भी डट चुकी है कि वो इंतखाबी इस्लाहात इस तरीके से नहीं होने देंगे। नतीजा क्या निकलेगा मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब। अली मोहम्मद ख़ान साहब, जब प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं कि अपोजिशन के साथ आप बात करें, अपोजिशन से मुशावरत करें इंतखाबी इस्लाहात को लेकर, तो तसल्ली भी होती है कि प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन को साथ लेकर जो है ना वो चलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कल आप लोगों ने कौमी असम्बली से ये तजवीज़ ये मंजूर हो गया कि आप इस सारे मामले को इंतखाबी इस्लाहात को जो है ना जॉइंट सेशन में लेकर जाएंगे, वहाँ से मंजूर करवाएंगे। क्या जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी कि अपोजिशन से मुशावरत करें, मुशावरत नाकाम हो गई जिसकी वजह से ये रास्ता अपनाना पड़ा आप लोगों को? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। एक आईनी ज़िम्मेदारी थी जो कल पूरी की गई। अदरवाइज़ तो जो बात वज़ीर-ए-आज़म साहब के लेवल से आई है, ख़ान साहब और हुकूमत उस पर कायम है। जब कोई भी लॉ या कानून जो प्रपोज़ होता है, अगर सेनेट से प्रपोज़ हो और कौमी असम्बली उसको रिजेक्ट कर दे, या अगर कौमी असम्बली से प्रपोज़ हो और सेनेट से पास हो के ना आ सके तो 90 दिन के अंदर आपको उसको जॉइंट सेशन में भेजना होता है। सिर्फ इलेक्शन लॉज और चीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग और EVM वाला लॉ नहीं, बल्कि और भी मुतअद्दिद और लॉज हैं जो सेनेट से पास नहीं हो सके क्योंकि हमें वहाँ जो अक्सरियत है वो तो उस तरह से हासिल नहीं है। तो वो जॉइंट सेशन में भेजना एक आईनी ज़िम्मेदारी थी जो कल पूरी की गई। उसके अलावा जो EVM है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो इशू है तो वो तो उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी है वो उसमें कोई फ़ैसला साजी करेगी जिसमें अपोजिशन की भी मुनासिब नुमाइंदगी है और उसकी मैं पुरुमीद हूँ कि उसकी मीटिंग जल्द कन्वीन होंगी तो उसके बाद ही उस पर कोई आगे पेशरफ्त होगी। तो मैं इसमें कोई मसला तो नहीं देख रहा कि जो बाकी के लॉज हैं अक्सर नतीजा डेडलॉक की सूरत में निकलता है। अपोजिशन हुकूमत के मामलात मानने को तैयार नहीं होती और हुकूमत अपोजिशन के नैब तरमीम का जो मामला था वो हम सबके सामने है। तो क्या अगर ये भी मामला डेडलॉक की तरफ जाएगा
कोई हल नहीं निकलेगा तो फिर इसके पास भी तो एक ही ऑप्शन होगा आप लोगों के पास, इसको भी जॉइंट सेशन में लेके जाएं और मंजूर करवाएं। देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि वो तासुर ज़ायल हो गया होगा मेरी बात से। कल भी मैंने आदिल शाहज़ेब के प्रोग्राम में भी ये बात की है कि जो EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अलावा जो बाकी के लॉस थे, कल कुछ एजुकेशन मिनिस्ट्री के थे, कुछ इंटीरियर मिनिस्ट्री के थे, कुछ और भी थे, तो उस पे तो कोई हमारे इनसे डायलॉग नहीं होने, क्योंकि वो तो हुकूमती बिल थे जो अपोजिशन ने मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो वो वहाँ से जॉइंट सेशन में चले जाएंगे, वहाँ से इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाले हैं उस पर गुफ्तगू होगी। और मैं तो देखें, सियासत में तो आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, आप डिस्कशन करते हैं, तो मैं तो पूरी उम्मीद हूँ। बाकी उस बात से भी मैं आपके उसूली तौर पे एग्री नहीं करता जिस भी इशू पे, ये बावजूद तमाम मुखालफत के, लेकिन मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जिस भी इशू पे पार्लियामेंट की कोई कमेटी बैठी है, हम लोग बैठे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का था, जो एक मसला बन गया था, वो भी पार्लियामेंट्री कमेटी से आखिर में जाके हल उधर ही से हुआ, नाम उधर से मंजूर हुए। और उसके साथ साथ जो FATF वाला मामला था, जो नैब लॉ के रिफॉर्म्स का इशू उठा था, वो तो FATF के डिस्कशन में अपोजिशन लेके आ गई थी, जिसको हमने बात की थी कि ये तो FATF एक इशू ऐसा है जो हुकूमत का नहीं है, रियासत का मसला है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है। वहाँ ये जनाब नैब लॉ के रिफॉर्म लेके आ गए। अगर नैब लॉ के रिफॉर्म्स पे अलहदा हमने बैठे, उसमें भी इंशाल्लाह रिजल्ट मैं पूरी उम्मीद निकल आएगा। ये वाला जो है, अगर नीयत ठीक है अपोजिशन की, तो मैं कोई वजह नहीं समझता कि उसमें कोई रिजल्ट ना निकले। मसला EVM का है, मशीन एक टेक्नोलॉजी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऑपोजिशन के नजदीक EVM धांधली को खत्म करने का तरीका नहीं है। आज भी शाहिद खाकान अब्बासी को मैं प्रोग्राम में सुन रही थी, ऑपोजिशन का एक ही मौक़िफ़ है। वो भी आज ये कह रहे थे कि जब रियासत के इदारे ये फैसला कर लें कि किसको लेके आना है और किसको बाहर रखना है, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आएँ, फिर ठप्पे लगवा लें, फिर वही वोटर लिस्टों के जरिए इंतखाबात हों। जब एक इदारा ने फैसला कर लिया है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी कुछ नहीं कर सकती। वो उस धांधली को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं हमेशा से। देखें, वो तो एक और बात होगी ना, वो तो जो जिस तरफ शाहिद खान साहब लेके जाना चाह रहे हैं, वो फिर आप EVM नहीं, कोई आसमान से फरिश्ते भी ला के बैठा दें, उस पर भी उनको एतमाद नहीं होगा। कोई सिस्टम तो आगे चलना है। जो पिछला जो इलेक्टोरल लॉज के तहत जो इलेक्शन होता है, जिसमें EVM नहीं होता, पिछले 10 एक इलेक्शन जो हुए हैं उस पर एतराज़ नहीं है, उस पर भी तो एतराज़ है। तो मतलब ये हुआ कि मसला फिर अगर ये जिन अवामिर की तरफ इशारा कर रहे हैं, फिर तो उसका मसला EVM से या पुराने सिस्टम से तो है ही नहीं, फिर तो कोई और बात करें। लेकिन फिर देखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बजाते खुद तो सियासी नहीं है ना जी। एक मशीन है, ये मोबाइल है, इसको अब ये तो मुझ पे, मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ, तो उस पे आए बात करें कि उसको किस तरह यूज़ करना है। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है और खुद मुख्तारी चाहिए, और भी उसके लिए भी रिफॉर्म्स हो सकते हैं। 2023 के इंतखाबात तक आप लोग EVM को आप समझते हैं कि प्रैक्टिकल हो सकता है? फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को ने वोट डालना है, वो सारा प्रोसेस है, तो ये 2023 तक आप समझते हैं कि प्रैक्टिकल हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है? इतनी मशीनें मंगवानी है। बिल्कुल हो सकता है। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपकी नीयत ठीक है, ये 2023 नहीं, मैं कहता हूँ 2022 के एंड तक आप इसको अचीव कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि नीयत में फतूर ना हो, जो उस वक्त पोजीशन के नजर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान साहब की बात को सच मान लूं कि जनाब यहाँ पे कोई और लाता है, तो फिर तो सबसे पहले कौम के सामने माफ़ी मांगें और आप फिर अपनी सियासत तौबा इस्तग़फ़ार करें और जाके जो है कोई मैं समझता हूँ कि गोशा नशीनी की ज़िंदगी इख्तियार करें। 3 बार तो आप भी वज़ीर आज़म जो है आपकी जमात बनी है, मियाँ नवाज शरीफ 3 बार नहीं बने वज़ीर आज़म, उनको फिर बताएं ना सच्ची बात, किसने बैठाया। इसका मतलब है कि फिर आपके पास भी अवामी मैंडेट नहीं था। 4 बार पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, इसका मतलब उनके पास भी अवामी मैंडेट नहीं था। देखें, इस तरह से कलंक के टीके एक दूसरे के माथे पे ना लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% जो है वो एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन इस तरह से बात करना कि जब आप जीतते हैं तो वो ठीक होता है, बल्ले भी बल्ले इमरान खान जीत जाए तो वो फिर जनाब धांधली हो गई, कोई और लेके आ गया। आपको शाहिद खाकान साहब कौन लेके आया था, नवाज शरीफ साहब को कौन लेके आया था, और जरदारी साहब को फिर कौन लेके आया था। इस तरह ना करें। तो इसका मतलब 2018 का इलेक्शन भी मुकम्मल पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करने में अपना किरदार अदा करें। और एक और भी मैं शाजिया बीबी, एक और भी मैं आपको बात बता रहा हूं, देखें, इस तरह से बच्चों वाली रवैये से बात नहीं बनेगी। अगर कानून बन गया, फिर कोई किसी की एक आंख रोए, दूसरी आंख जो है वो खुश हो, मुस्कुराए, फिर बात आगे जाएगी, फिर लॉ विल टेक इट्स कोर्स। मैं ही समझता हूं आए संजीदा लोगों की तरह 2018 के इलेक्शन शफाफ नहीं थे करें और आप ये बताएं
मैंने कब कहा है? मुकम्मल शफाफ नहीं थे। नहीं, आप भी अभी कह रहे हैं ना कि मैं ये नहीं कहता कि सारे इलेक्शन 2018 के भी शफाफ थे, मुकम्मल शफाफ नहीं थे। वो तो वो कह रहे हैं कि कोई लाके बैठा देता है, वो तो वो कह रहे हैं कि कोई लाके बैठा देता है। तो अगर कोई उनकी बात अगर सही मान ले कि लाके बैठाता है, तो 13 में फिर आपको किसने बैठाया? 1990 में किसने बैठाया? 1997 में 2 तय अक्सरियत के साथ किसने बैठाया? अगर आपकी बात सच मान लें शायद खान साहब, इसका मतलब है कि आपको भी फिर किसी ने बैठाया, तो फिर पहले आप माफी तो मांगे। इस तरह ना करें शायद खान साहब, ये सियासत ना करें कि आप अगर जीते हैं तो ठीक है, नहीं है तो पाकिस्तान का जो है आप कबाड़ा निकाल के आप और पीपल्स पार्टी जो है सिंध में किसने, सिंध में धांधली नहीं हुई? पीपल्स पार्टी जो रोती है सिंध में धांधली नहीं हुई। ये अभी जो करंट के इलेक्शंस हुए हैं इसमें नहीं हुई धांधली, वहां जीत गए इसलिए नहीं हुई धांधली। ये बच्चों वाली चीजें छोड़ें, देखिए अवाम के मसाइल पे डस्का में आप लोगों ने भी तो, डस्का में क्या हुआ था और 2001 और मसाइल हैं, आए उस पर भी बात करें, अपना कोई रोल अदा करें। देखें मैं आपको एक और भी उस तरफ भी इशारा करता हूं, इनकी नॉन सीरियसनेस का देखें कि प्राइवेट मेंबर डे जो होता ही अपोजिशन का है, जिसमें अपोजिशन के लोग बिल लेके आते हैं, उसमें भी खड़े होकर कोरम पॉइंट आउट करते हैं। थोड़ी सी तनख्वाह हलाल कर लें, अपोजिशन को दोस्तों को कह रहा हूं, तनख्वाह हलाल कर लें, अवाम के मतलब कि अभी तक तो नाकाम ही है ना आप लोग अपोजिशन को मनाने में। अभी तक नाकाम है। देखें मैं तो पार्लिमानी उमूर के वजीर के तौर पे अपोजिशन को ये कह रहा हूं, हम तो नहीं भागे, हम तो 2 बंदे भी होंगे ऐवान में, हम बैठ के आपको जवाब देंगे। आप ही आते हैं भाग जाते हैं, तनख्वाह तो पूरी लेते हैं, फिर जाके कोरम पॉइंट आउट करते हैं, नुकसान किसका करते हैं? देखें शहज़ाद बीबी, इस पे आप इनको प्लीज टेक देम टू टास्क एंड क्वेश्चन देम, इनसे एक सवाल करें, देखें इनसे एक सवाल करें, हुकूमत तो बड़ी खुश होगी, हुकूमत तो बड़ी खुश होगी, कोई आम हुकूमत हो कि उससे सवाल ही ना हो। जिस दिन हमने अपने लॉस पास कराने होते हैं हम अपने बंदे लाके बैठा देते हैं, कल हमने किया ना पास अल्लाह के हुक्म से। तो आप मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट वो वाहिद फोरम है जहां हुकूमत का एहतसाब होता है। हुकूमत तो बड़ी खुश होती है अगर पार्लियामेंट में उनसे कोई सवाल ही ना करे। तो इस अपोजिशन से आप पूछें कि आप कौन सी अपोजिशन है जो आप अपने दिन जब आपके सवालात होते हैं हुकूमत से, जहां आपने हुकूमत का एहतसाब करना होता है, वो जरा को क्वेश्चन करना होता है, आपकी अपनी लेजिस्लेशन होती है, उस दिन आप जो है बाइकाट करके बाहर बैठे होते हैं। इसका मतलब है आपको सियासत में सिर्फ अपनी मराद चाहिए, अवाम के मफाद से। सॉरी टू से इस अपोजिशन को मुझे नहीं लगता, सारों का नहीं कह रहा, चेयरमैन नैब को मुझे लगता है इनके दिमाग में जो 8 तारीख को रिटायर्ड हो रहे हैं उनको क्यों आप लोग तौसीह देना चाहते हैं? इसी अपोजिशन को मजीद टाइट करने के लिए जिनको ऑलरेडी 3 साल टाइट रखा। देखिए पाकिस्तान का तो सिस्टम ऐसा है, कवानीन है, जो चोर होगा वो खुद ही टाइट होता जाएगा, चाहे हम में से हो चाहे उनमें से हो। लेकिन ये इस इशू को कोई बहुत बड़ा बना दिया गया है। देखें अगर एक्सटेंशन देनी है तो ऑर्डिनेंस के जरिए दे देंगे, अगर नहीं देनी तो कोई और आ जाएगा। इस पे काबीना में अभी तक वैसे आपकी तो वो सवाल करें कि एक्सटेंशन देनी क्यों है? जब से ये डिस्कशन हो रही है 3-4 काबीना मीटिंगें हो चुकी हैं, किसी काबीना मीटिंग में इस पे बात ही नहीं हुई। लेकिन अगर करना भी है तो ऑर्डिनेंस के जरिए आप जो है वो तरमीम कर सकते हैं, उनको आप एक्सटेंशन दे सकते हैं। लेकिन ये कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं है। असल मसला इनका है, असल मसला इनका है जो ये चाहते हैं कि हमसे सवाल मत पूछो। हमारा तो देखें 3 साल हो गए, कोई भी पीटीआई का मिनिस्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आप हमसे सवाल ना पूछें, आप हमको क्वेश्चन ना करें। हम यहाँ पे बैठे होते हैं, हम हर शाम आपके जो मिनिस्टर्स हैं मैक्सिमम बंदा हम लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, आपके सवालात के जवाब दे रहे होते हैं। बल्कि हम तो टॉक शोज में बैठ के 3-4 हमारे दोस्त भी बैठे होते हैं, ऑपोजिशन भी आती है, ऐसी बात नहीं है, हम जवाब दे रहे होते हैं। ऑपोजिशन भी जवाब देती है, देखिए ना सवाल उठाती भी है, सवाल आते रहे हैं, जवाब भी देती है, कितने मिनिस्टर्स उनके आके जाते रहे हैं, जवाब देते रहे हैं, तो बाइकआउट करके बैठे होते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर खान साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन ने जो ईवीएम पर एतराज़ात उठाए, हुकूमत के नज़दीक उन एतराज़ात की कोई अहमियत नहीं थी, हुकूमत ने उन एतराज़ात को रिजेक्ट कर दिया, उल्टा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए। फिर अपोजिशन से भी मुशावरत का प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो है, लेकिन कल जो है ना वो इस मामले को जॉइंट सेशन में ले जाने का बिल मंजूर हुआ।
क्या हुकूमत इसको ज्वाइंट सेशन से इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास करवा के नाफिज कर सकती है? देखो जी, असूली तौर पर तो हुकूमत के पास ये सवाबदीदी इख्तियारात हैं और ज्वाइंट सेशन का जो इजलास तलब किया जा रहा है तो उसमें हुकूमत को मेजॉरिटी हासिल है, कानून साजी तो हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस कानून साजी के बाद अपना लाहेअमल इख्तियार करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जब तक 37 एतराज़ात का अजाला नहीं किया जा सकता उस वक्त तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नामुमकिन है। क्योंकि कानून साजी अगर हो जाती है, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, फिर तो इलेक्शन कमीशन ताबे नहीं है इदारों के, पार्लियामेंट के, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का। उसमें दो पहलू हैं। पहली बात यह है कि चूंकि इलेक्शन जो है पूरा कमीशन जो है इस वक्त वो आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें शफाफियत नहीं है, राजदारी नहीं है, इसमें ब्लैक मेलिंग हो सकती है, वोटों की खरीदोफरोख्त हो सकती है। बड़े गहरे इन्होंने एतजाज़ लगाए हैं जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक है। अब इसमें एक मामला यह है कि या तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस कानून साजी के बाद आज खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर करने का मिजाज है। अच्छा। और वो ये कहेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जनाब ये आइन के आर्टिकल 218 के से मुताबिकत नहीं रखता और हम इसकी ऑनरशिप नहीं ले रहे और हुकूमत पाकिस्तान जो है हमारे इतराज़ात का जवाब नहीं दे रही, अजाला नहीं कर रही, तो हम इस पर शफाफियत की जमानत नहीं देते। तो ज़ाहिर है कि जब इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा स्टॉक होल्डर है, आईनी इदारा है, वो जब इसकी ऑनरशिप कबूल नहीं करेगा तो हुकूमत पाकिस्तान ठीक है कानून साजी हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का, रेफरेंस दायर करने का इरादा रखता है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बिल्कुल हकदार है, मजाज है, लेकिन हमें सुनने में ये आ रहा है कि इसके साथ साथ मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नौबत ना आए और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली जाए तो बेहतर तरीका होगा, इदारे बच जाएंगे, फिर सियासी जमात होगी फिर वो इलेक्शन कमीशन को तलब करेगा, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी बेंच बनाएगा तो वो फिर इलेक्शन कमीशन को तलब करेगा। आप मशवरा दे रहे हैं नून लीग को कि बेहतर है कि नून लीग ले जाए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तलब करे इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन अपना मुद्दा वहां जाकर बयान करे। आपके ख्याल में ये बेहतर होगा कि अगर कोई सियासी जमात ले जाए? ये बेहतर होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, वो हुकूमत से इस अंदाज पे ना जाए। लेकिन जो हमारी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी बड़े दावे कर रही है। आज भी जो है शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको नॉटिफाइड कर देगी, करदम करार दे देगी। एक्ट को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब देखेगी आइन से मुताबिकत नहीं रखता तो फिर हुकूमत की देखें जी मामला यह है कि बड़ा सीरियस हो जाएगा। तो फिर वो कानून खत्म हो जाएगा जो पार्लियामेंट पास करेगी, जो ज्वाइंट सेशन में हुकूमत को ज़ाहिर लेके जाने का मकसद तो यही है कि इसको पास करवा के नाफिज करवाया जाए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नल एंड वाइड हो जाता है तो फिर ये वो कानून साजी खत्म हो जाएगी, इसके बाद हुकूमत की रिट खत्म हो जाएगी। आप ये समझे कि पूरी हुकूमत जो है उसके तमाम मनसूबे जो है जो इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते सब जमीन बोस हो जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट के इलेक्शन में भी हुकूमत के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया और अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो करेगा तो 100% हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की तायद करेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के साथ खड़ा है, शफाफियत के साथ खड़ा है। तो इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको बिल्कुल करदम करार दे देगी तो हुकूमत की रिट खत्म हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि जो उनको मशवरा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, वो उनके नादान दोस्त हैं, उनको बंद गली में खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये कंवर दिलशाद साहब, 21वीं सदी का दौर है, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सिर्फ इस चीज़ को जवाब बना करके हुकूमत इसको लेकर आ रही है, इसको रद्द कर दें, या हुकूमत ये कह रही है कि सिर्फ अपोजिशन मशवरा दे रही है तो हमें नहीं मानना, इस चीज़ का कोई हल तो होना चाहिए। फिर धांधली से पाक इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन कैसे मुमकिन हो सकते हैं हमारे मुल्क में? दुनिया के तमाम ममालिकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रिजेक्ट कर दिया है। अभी परसों जर्मनी में इंतखाबात हुए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं हुई, वहाँ गैर कानूनी करार दिया। चंद मुल्कों में है, इंडिया में भी बहस चल गई है कि आइंदा इंतखाबात जो है वो मैनुअल तरीके से किए जाए। तो हुकूमत ने, पहली बात यह है कि हुकूमत का तो फर्ज ही नहीं बनता ना
ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इख्तियार वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अलावा शफाफ होते होंगे, यहाँ पर तो ठप्पे लगने का भी कल्चर रहा है, यहाँ पे बैलेट पेपर भी गायब हो जाते हैं, यहाँ पे ज़बरदस्ती भी जो है ना वो शनाख्ती कार्ड लोगों के रख के भी ठप्पे लगवाए जाते हैं। पाकिस्तान का सिस्टम ज़रा मुख्तलिफ है, जर्मनी से हम मिसाल नहीं ले सकते। नहीं, मिसाल के तौर पर जर्मनी की नाम दें, लेकिन पहली बात ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आपके साथ। अब ये जो आपके जो धांधली की जाती है ना, अब वो ज़माने ख़त्म हो गए। ये 2000 जो है ये तकरीबन जो है आपको नए इंतखाबी फरिश्ते हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमारे इंतखाबी फरिश्ते हैं, वेबसाइट पर उनका बाकायदा उन पर दिया गया है। तो ये वो ज़माना गया कि आप ठप्पे लगा देंगे। अब तो असूली तौर पर मामला ये है कि जो हमारी जो शफाफियत का जो राजदारी के बारे में जब इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, जो सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर है, आईनी तौर पर इदारा है, उन्होंने कहा हम इसको तस्लीम नहीं करते, तो ज़ाहिर है ये तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो इस्तेमाल इंडिया में तो चल रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अमेरिका में भी चल रही है। नहीं, अमेरिका में खुद मैंने दौरा किया हुआ, अमेरिका में आधी रियासतों में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आधी रियासतों में नहीं है। इंडिया में 20 रियासतों में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, 10 रियासतों में मैनुअल तरीके से इंतखाबात हो रहे हैं। तो वहाँ भी पूरे मुल्क में नाफिज नहीं हुआ। इंडिया ने 25 साल हो गए हैं, 25 साल के बाद जब 20-22 रियासतों में जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चल रही है, वहाँ भी इसकी शफाफियत पर आवाजें उठ रही हैं और बाकायदा इस पर एतराज़ात भी किए जा रहे हैं। इसी तरह ये हमारे मुल्क में 1.5 साल में कैसे करेंगे आप? 10 लाख आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेनी है, 5 लाख आपको आईनी महरीन, उसके जो महरीन होंगे उसके टाइम ड्यूरेशन तो एक अलग मामला है, वो मामला डिस्कस हो सकता है कि 2 सालों में ये सारा प्रोसेस हो सकता है, इतनी मशीनें आ सकती हैं, प्रैक्टिकल हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन लागू ना करना ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आप देखें फिलिपाइन की मिसाल ले लें, हुकूमत भी कहते हैं कि वहाँ तो 100% आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है और कामयाब भी है। फिलिपाइन की लिटरेसी का रेट 90% है, वहाँ कोई बिजली का मसला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं है, लिटरेसी पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तान में 30-35 से ज़्यादा लिटरेसी का मामला है, वो कैसे वोट कास्ट करेंगे, कैसे देंगे? और ये इतनी पेचीदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उन्होंने बनाई है, 3 इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, एक आपका वोट कास्ट करेगी, एक आपका प्रिंट निकालेगी, एक आपको फॉर्म 45 निकालेगी। ये 3 जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होगी, उसके बाद माहिरीन जो खड़े होंगे वो बटन दबाएंगे, वो किसको बटन दबाएंगे कोई पता नहीं है। फिर इसके बाद इसकी जो एक सॉफ्ट जो मामला है वेयर, वो भी अगर चेंज कर दिया जाए, सॉफ्टवेयर चेंज हो जाए, सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। जब इलेक्शन ने खुद कहा है कि जनाब इसमें सॉफ्टवेयर तब्दील कर दें, जिसकी मर्जी के आप वोट कास्ट करवा लें, जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जनाब इसमें प्रोग्राम तब्दील हो सकता है, चिप्स लगाई जा सकती है, इलेक्शन जो है इसमें शफाफियत नहीं है और इसमें धांधली ज्यादा है, तो फिर कैसे आप इस सिस्टम को लेके आएंगे? जब इलेक्शन कमीशन को मुतमईन कर ले, ठीक है। बट लेकिन अहम चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि अगर हुकूमत इसको लागू भी करती है, ज्वाइंट सेशन के जरिए मंजूर भी करवा लेती है, तो इलेक्शन कमीशन हकदार है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लेकर जाने का। लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि अपोजिशन नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाए और सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वाइड कर सकता है, तो कानून साजी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन माहिर कानून दिलशाद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, क्या फ़ैसला हो चुका है, तारीख का जो है ना उन्होंने इरादा कर लिया है कि किस तारीख को आ रहे हैं, इसके जवाबात हमें देंगे मलिक अहमद खान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? क्या फ़ैसला हो चुका है? क्या तारीख भी तय हो चुकी है? कुछ अरसे से जो बात इशारों किनायों में हो रही थी वो कल मियां साहब ने खुद अपने बयान में कर दी। मुस्लिम लीग नून के सरबराह कल पार्टी के एक वर्चुअल इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने तारीख और वक्त तो नहीं दिया, लेकिन ये वाजे कर दिया कि वो बहुत जल्द पार्टी में वापस होंगे। मियां साहब का ये पहला बयान है जिसमें वो यकीन के साथ वापस पाकिस्तान आने का कह रहे हैं, लेकिन इस पर उन्होंने ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई। लंदन से वर्चुअल मीटिंग में मियां जावेद लतीफ़ भी शरीक थे और वो मियां साहब की जल्द वापसी को लेकर
चंद रोज पहले हमारे इस प्रोग्राम में तस्दीक कर चुके हैं उनकी वापसी को लेकर। क्या कहा था 2 दिन पहले जावेद लतीफ साहब ने, जरा देखिए। आपने तो कुछ रोज पहले कहा था कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, ये चंद दिनों में आप सुन लेंगे कि कब आ रहे हैं। अच्छा, कोई एग्जैक्ट पता नहीं, आप अपने अंदाजे से बता रहे हैं? मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। यही नहीं, 92 के प्रोग्राम हो क्या राय में आज ही मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक ने तो मियां साहब की आमद को दिसंबर से पहले मुमकिन करार दिया है। क्या कहा अयाज सादिक साहब ने, ये भी जरा देखिए। वापस आ रहे हैं इसका मतलब है इंशाल्लाह। कब तक आ रहे हैं? करीब अनकरीब दिसंबर का। फिर मरियम साहब वाली बात को हम ठीक समझें क्यों? जल्दी भी तो, अभी तो अक्टूबर आना है, फिर नवंबर आना है, फिर दिसंबर आना। अब वतन वापसी के फैसले का मतलब है आते ही वो मुकदमात की सज़ाओं में जेल जाएंगे और फिर वहीं से सियासत का आगाज़ होगा। क्या वापस आने के फ़ैसले के साथ ही ये फ़ैसला भी हो चुका है? क्या इसके लिए भी वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं, या फिर इस फ़ैसले की वजह बरतानिया में वीज़े की तौसीक़ की दरख्वास्त का मुस्तरद होना तो नहीं है? क्या कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है? क्योंकि एक दिन पहले के बयान में मियाँ नवाज शरीफ मुफाहमत की बात भी कर रहे थे। मुफाहमत होगी या मुज़ामत होगी, यही जानने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब, काफ़ी अरसे से, बल्कि जब से नवाज शरीफ साहब बाहर गए, उनको बाहर जाने की इजाज़त मिली इलाज के लिए, तभी से हम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। हमेशा आप लोग यही बात कहते थे जल्द आएंगे, अपने मुल्क वापस आएंगे, लेकिन पिछले कुछ रोज़ से उनकी वतन वापसी की बातें बड़े ज़ोर शोर से हो रही हैं। हत्ता कि मियाँ साहब ने खुद भी कह दिया है कि वो बहुत जल्द पार्टी के लोगों के बीच में होंगे। क्या वाकई अब ये फैसला हो चुका है कि उन्होंने वापस आना है, और कब तक वो वापस आएंगे? जी शायद आपको बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बेसिकली ये फैसला तो बिल्कुल पार्टी के साथ जो पहली मुशावरत थी और जो पार्टी का फैसला था, वो फैसला ये था कि जब तक डॉक्टर्स मियाँ साहब के इलाज पे मुतमिन नहीं हो जाते और उनको वापस आने का नहीं कहते, तो ये तो एक नॉन पोजीशन थी पार्टी की। उसके अलावा बाकी जितनी बात भी आपने सुनवाई या हमने सुनी, जिसमें गालिबन मियाँ जावेद लतीफ़ की आप वो कर रही थी, या जो सरदार अयाज सादिक का था, तो वो तो सारी स्पेकुलेटिव है। लेकिन मियाँ साहब का खुद कहना कि मैं जल्द वापस आऊँगा, तो दैट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। प्रॉब्ली उनको डॉक्टर्स ने कोई ऐसी इंडिकेशन दी होगी कि जिसमें उनका अंदाज़ा होगा कि वो जल्द आ सकते हैं, लेकिन तारीख का मैं भी हतमी तौर पे कह नहीं सकता था। मरीम नवाज साहबा तो ये भी कह चुकी हैं कि वो, इसीलिए जब उनसे भी बड़ी दफ़ा सहाफ़ियों ने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें यहाँ पर इंसाफ ही नहीं मिलना तो उन्होंने आके यहाँ पे क्या करना है, जिससे तासुर ये मिलता था कि शायद वो ठीक है, वापस इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो वापस आएंगे फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा, फिर वही सज़ाएं, फिर वही सारे मामलात। तो जाहिर है अब उन्होंने वापस आना है, तो ये सब चीज़ें उनके, वो जहनी तौर पर तैयार हैं कि वापस आना है और जेलों में ज़ाहिर जाना पड़ेगा। वो तो सिर्फ इलाज के लिए गए थे। देखिए, उनकी जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक है और उनके इलाज का ताल्लुक है, वो तो अपनी जगह पे है, और वो उसकी जो वहाँ पे तफसीलात बार बार हम शेयर भी करते रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है जो हुकूमत में है कि बीमारी की नोयत इतनी संगीन नहीं है, और उनका ख्याल ये था कि खुदा न खास्ता वो बेड रिडन हो तो तभी बीमारी को बीमारी समझा जाएगा। इनका तो हाल ये है कि आज शहबाज साहब के गिरने पे जो इनके जोकर्स ने आज ट्वीट्स किए हैं और उस पर जिस तरह बीमारी का तमस्खर इन्होंने उड़ाया है, ये तो कुछ इन ह्यूमन किस्म का एक एटीट्यूड है, ऐसा हमने पहला कभी नहीं देखा। ये इससे पहले मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा की बीमारी के टाइम पर भी ये लोग सारे इसी तरह की बातें करते थे। तो लिविंग दैट असाइड, उस बहस को छोड़ते हुए, अच्छा ये बात दुरुस्त है, फेयर प्ले की हमें बिल्कुल तवक्को नहीं है। हमें इस चीज़ से पता है कि उनकी वापसी के साथ एसोसिएटेड चीज़ें क्या हैं, लेकिन अगर मियाँ साहब ये फैसला करते हैं और वो बिल्कुल ये फैसला करने में हक बजानिब भी होंगे कि अगर वो आते हैं तो फिर साथ उसके जो ये उनके ये तकालीफ अटैच्ड हैं, जिसमें एक बिल्कुल एक ट्रायल जो कि प्रोसिक्यूशन है, वो ट्रायल तो नहीं है, वो भी उनको फेस करना पड़ सकता है। और इस चीज़ का अभी फैसला होना बाकी है। ये सोच अभी ज़ाहिर है, ये सब कुछ सोचा होगा तो ही उन्होंने कल भी कहा ना कि मैं वापस जल्द आऊँगा।
तो इस चीज़ के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं या कोई फिर पीछे को मुफाहमत लेकर आ रहे हैं, मुफाहमत हो चुकी है किस इन मामलात पर उनकी? नहीं, देखिए, मैं इस बात को तो बिल्कुल रद्द करता हूं कि कोई ऐसी बात जिसमें कोई मुफाहमत की या कोई ऐसी बात हो। लग बज़ाहिर यही रहा है कि मियाँ साहब ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार हैं कि वो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हों तो वो फेस करेंगे, लेकिन प्रॉब्ली उनकी जो पिछले सारे डिवीजन्स की मीटिंग्स में उनकी जो बातचीत है, जो वो अपने कारकुनान के साथ और अपने अरकान असेंबली के साथ उनकी जो बातचीत है, तो उससे तो बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि व्हाटएवर जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा वो इस चीज़ को बालाए ताक रखते हुए जल्द वतन वापस आएंगे। क्या ये भी बात दुरुस्त है कि पार्टी की जो सीनियर लोग हैं उनका भी एक प्रेशर है कि मियाँ साहब वापस आएँ और पार्टी को देखें, जो पार्टी में इख्तलाफात भी बढ़ते जा रहे हैं उनको आकर देखें, इसलिए आप खुद आएँ, पाकिस्तान लीड करें आकर पार्टी को? पार्टी के भी एक प्रेशर है जिसकी वजह से ये मियाँ साहब फैसला कर रहे हैं वापस आने का। अच्छा, नहीं, देखिए, मेरे पास अदरवाइज तफसील है। मेरे पास ये जितनी भी सीनियर लीडरशिप से मेरी बातचीत हुई या शहबाज साहब से बात हुई या फॉर दैट मैटर जिनको आप आज सीनियर काउंट कर लेंगी, उन सब के साथ जो मेरी बातचीत हुई, तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि सब की राय ये है कि जब तक डॉक्टर्स उनको फुली उनके इलाज के बाद उनको ये ना कह दें कि आप यू आर फिट और आपकी इलाज की वो सहूलत जो उनको वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी वो सारे उनको उससे वो उन्होंने कम्प्लीटली वो अपने इलाज से मुकम्मल तौर पे फारिग हो गए, तो पार्टी की तो राय ये है कि वो अपने इलाज पे तवज्जो दें। अब बाकी अब क्योंकि इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं और इलेक्शंस में मियाँ साहब की प्रेजेंस एक हैवीली पार्टी को बेनिफिट करेगी और उनकी मौजूदगी में एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, उनके साथ कैंपेन में फ़र्क हो जाएगा। लेकिन कैंपेन में कैसे फ़र्क होगा अगर जब वो वापस आते हैं और सीधा जेल जाते हैं, तो फिर तो किसी कैंपेन का भी वो हिस्सा नहीं बन सकते। नहीं, शादी मियाँ साहब की प्रेजेंस इटसेल्फ, क्योंकि देखें ना बाकी कौन लोग हैं, बाकी पॉलिटिकली तो कुछ बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनकी पॉलिटिकल कोई सियासी हैसियत मियाँ साहब के मुकाबले में अगर आप देखें तो वो बड़ी मिनिमाइज्ड होगी, और अगर उनकी अपनी जमात में उनके साथ जो लोग हैं उन सब का ये कंसर्न उनकी हेल्थ के बारे में है, और जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो इस बात से भी खाइफ हैं कि अगर वो खुदा न खास्ता अगर ये उनको पकड़ के जेल में भी डालते हैं तो वहाँ बैठने से भी उनका जो एक बड़ा फ़र्क होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये दो राय हो नहीं सकती। अच्छा, तो इसके लिए जो पासपोर्ट ज़ाहिर हुकूमत पाकिस्तान ने मनसूख कर दिया हुआ है, इसके लिए वजारत दाखिला से ज़ाहिर कांटेक्ट करना पड़ेगा शेख रशीद साहब से, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री से, वो तो सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे नवाज शरीफ साहब। दैट्स ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, और स्पेशली जब उन्होंने पाकिस्तान वापस आना होगा तो उसका टेम्परेरी अरेंजमेंट भी हो जाएगा, और पासपोर्ट उनका राइट है, कब तक कोई रोक सकता है। ये तो शेख साहब ऑफर कर चुके हैं कि आप आने वाले बने, आपको चंद घंटों में भी मिल सकते हैं। नहीं, देखिए, उसके लिए हमें शेख साहब की किसी खास अनायत की जरूरत नहीं है। वो हमारा एक लीगल राइट है, ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, तो ये शेख साहब कोई आसान कर रहे हैं कोई ऐसी बातचीत करके। वो तो कैंसिल कर सकते थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया, उनका रोक सकते थे, रोक लिया, उनको तकलीफ में डाल सकते थे, डाल दिया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात कायम कर सकते थे, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर सकते थे, तमाम जो दरोगोई की बुनियाद पे किसी किस्म के भी लघु मुकदमात कायम किए जा सकते थे, वो कर दिए। तो और शेख साहब ने क्या करना था ये उनकी हुकूमत में। जो आज मरीम नवाज ने बात की कि नून लीग में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे और हम उनसे डर रहे हैं, किसकी तरफ वो इशारा करें? वो कहती है हमारा बयानिया बाहर के लोग समझ रहे हैं, अगर कोई नहीं समझ रहा तो नून लीग के अंदर के लोग नहीं समझ रहे। तो ये तो एक चीज़ वाजे और खुलकर सामने आ गई कि इख्तलाफात बहरहाल पार्टी के अंदर मौजूद हैं। नहीं शादी, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात। मैं कल पार्टी मीटिंग में था, मेरे सामने जो कल उस लाहौर डिवीज़न की मीटिंग थी जिसका मैं रुकन हूँ, मेरी मौजूदगी में तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, और अगर उसके अलावा उससे पहले या बाद में हुई है आज की है तो मरीम साहिबा ने ये बात, मैं शायद उस पर बात करने के लिए कोई अच्छा नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अमेरिका दुनिया की 28 से ज़ायद ममालिक की बेहतरीन अफवाज, जदीद तरीन मशीन गने, रॉकेट लॉन्चर्स, टैंक्स, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, केमिकल हथियार, दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा, $1 ट्रिलियन का बजट लेकर अफगानिस्तान उतरता है और 20 साल तक आग और खून की होली खेलता है, फिर भी जंग हार जाता है। जी हाँ, दुनिया भर में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पढ़ाने वाले सुपर पावर अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में लड़ी जाने वाली 20 साला अफगान जंग अमेरिका हार गया है। शिकस्त इन अल्फाज में तस्लीम की गई है। नाजरीन, अमरीकी सेनेट की आर्म सर्विसेज के अरकान ने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला, दोहा मुआहदा, सकूत काबुल और तालिबान के इक़्तिदार में आने समेत अफगानिस्तान से मुतालिक मुतअद्दिद उमूर पर वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन, जॉइंट चीफ चेयरमैन मार्क मिली और अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह से 6 से 8 घंटों तक सख्त सवालात किए। इस सारी गुफ्तगू के दौरान जनरल मिली ने इस बात का इतराफ़ किया कि आइंदा 12 से 36 महीनों में अलकायदा और दाइश खुद को मजबूत करके एक मर्तबा फिर अमेरिका पर हमला कर सकते हैं। जबकि अफगानिस्तान में नाकामी के सवाल पर जवाब देते हुए जनरल मिली ने कहा कि हमने अफगान हुकूमत पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था और कमज़ोर क़यादत को पूरी तरह हम नहीं समझ सके थे। ये जवाब सुनकर सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी के अरकान ने कहा कि 20 साल अफगान जंग का इख्तिताम जिस अंदाज में हुआ वो अमेरिका के लिए शर्मनाक है। अमेरिका जंग हार गया, ये बात पहले सारी दुनिया कर रही थी और अब अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ समेत मुतअद्दिद अमेरिकी ओहदेदारान भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जंग शुरू करने वाला अमेरिका, जंग हारने वाला अमेरिका, लाखों इंसानी अमवात का जिम्मेदार अमेरिका, खित्ते की मैशियत तबाह करने का जिम्मेदार अमेरिका, दहशत गर्दों की बनने वाली नई तंजीमों का जिम्मेदार अमेरिका और अफ़गान तालिबान के सामने आखिर में सर झुकाने वाला भी अमेरिका। तो फिर अमेरिकी सेनेटर्स पाकिस्तान का एहतसाब करने के लिए सेनेट में बिल क्यों पेश कर रहे हैं? ये कौन सी नई सिफारती जंग का आगाज़ होने जा रहा है और इस इंटरनेशनल साजिश के पीछे किसका हाथ है और अमेरिका की अफगान जंग हारने की वजूहात क्या हैं? मैं बात करूंगी इसी पर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, एक तो चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है कि अमेरिका एक तरफ खुद एहतसाब अपनी जंग हारने का एतराफ़ करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने की बात कर रहे हैं। कल सेनेट में भी बिल पेश किया गया। ये क्या कोई नई सिफारती जंग शुरू करना चाह रहे हैं अमेरिका इस खित्ते में? जी, थैंक यू वेरी मच। पहले देखिए शादिया, बात यह है कि इसकी ओवरटोन्स जो है वो अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज्यादा वाइब्रेट कर रही हैं और उन्हीं को देखना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स को अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट को। दूसरी बात यह है कि वो अपनी मिलिट्री लीडरशिप से वो जवाब मांग रहे हैं क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा है और उन्हें बिल आखिर इस तरीके से ग्रिल किया गया कि जैसे अभी कह रहे हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ने ये बात, उनके जो कमांडर जॉइंट चीफ हैं उन्होंने एक्सेप्ट की कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक फेलियर है। आज दुश्मन बरसर इक़्तिदार है, ये 20 दिनों की नहीं 20 सालों की नाकामी है। एक तरफ उन्होंने अपने प्रीडिसेसर्स को इसका जिम्मेदार ठहराया और फिर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की कि हम हार कर निकले हैं और दुश्मन बरसर इक़्तिदार है। लेकिन अगर इसके जवाब में कल प्रोब होता है तो उनको मजीद रुस्वा करने के लिए यह सवाल किया गया कि फिर इस नाकामी के जिम्मेदार कौन है। अब इस पे अगर प्रोब होता है तो क्या कल वो कोई ऐसा सबूत ला सकेंगे कि जो चीजें आपने गिनवा दी वो सारी दुनिया जानती है कि वो मुल्क आपकी शिकस्त की वजह बना है जिसके अपने 5,000 से ज्यादा सोल्जर शहीद हुए, उसके 70,000 से ज्यादा सिविलियन शहीद हुए, जिसने आपको ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड की, जिसने CIA का सबसे बड़ा जो ओवरसीज बेस था वो इस्लामाबाद में प्रोवाइड किया और जिसके ऊपर आपने लाला स्ट्राइक की, जिसके अंदर आपने 480 ड्रोन स्ट्राइक्स की, जिसका एक सोल्जर अफगानिस्तान में लड़ने के लिए दाखिल नहीं हुआ, जिसका एक हथियार और एक गोली अफगानिस्तान में इस्तेमाल नहीं हुई।
क्या वो मुल्क इनकी नाकामी का जिम्मेदार है? तो ये चीजें प्रूव करना, लेकिन जब प्रूव होगा पाकिस्तान तो जो जनरल साहब बात कर रहा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है इसको आप मुस्तहकम करें, इन्हें अकेला ना छोड़ें, नहीं तो 80 की दहाई की तरफ ये सारे हालात वापस चले जाएंगे। लेकिन जब अमेरिका आज भी तालिबान को अपना दुश्मन करार दे रहा है तो फिर दुनिया कैसे तालिबान हुकूमत को सपोर्ट करेगी? कैसे फिर इन पर पाबंदियां नहीं लगेंगी? कैसे यूरोपीय यूनियन इन्हें एक्सेप्ट करे? कैसे अमेरिका, बरतानिया? दुनिया तो इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और मुआशी हालात इस तरह के हैं कि उन्हें दुनिया की सपोर्ट की जरूरत है तालिबान को। तो आज शाजिया इसका आसान जवाब तो ये है, पहली बात तो ये है, मुझे उन जनरल्स की थिंकिंग पे अफसोस है कि ये अमेरिका में किस तरह के मटेरियल है, ये जनरल सोचते कैसे हैं, हाँ। इनकी स्ट्रेटेजिक विजन क्या है कि 20 बरस के बाद ये अपनी नाकामी के लिए उस कौम, उस ग्रुप को सजा देना चाहते हैं, उन लोगों को सजा देना चाहते हैं जिनके साथ ये मुआहदा करके गए और सेनेट के सामने इस बात का एतराफ करते हैं कि उन्होंने इस मुआहदे के बाद हमारे ऊपर एक भी हमला नहीं किया है। तो उनको कैसे मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं? मैं ये इसलिए कहा कि उनकी विजन और सोच पे मुझे हैरानगी हो रही है कि उनके जनरल्स की तरबियत का लेवल क्या है, उनकी विजन क्या है, उनकी स्ट्रेटजी की अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब देखना यह है कि अगर वो उस मुल्क को, पहली बात इसका भी उनसे सवाल पूछा जाएगा कि 20 बरस वहां आपने क्याम किया, दुनिया की ताकतवर कोalition थी, आपके पास तमाम तर वसाइल मौजूद थे, उसके बावजूद 20 बरस में वहां पर अल-कायदा या आइसिस खुरासान फैक्शन मौजूद कैसे है? और फिर 12 महीनों यही मैं आपसे पूछने लगी हूँ कि 12 से 36 महीनों का जो उन्होंने एक खौफ जाहिर किया है कि इसमें अलकायदा और दाइश अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, ये वाकई खौफ है या कोई नई स्ट्रेटजी है इन लोगों की? ये अब वो नए खेल का आगाज करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वो जो कनेक्टिविटी है, एक ग्रुप है जो अफगानिस्तान की नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, जो इसको एज अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन यूज करना चाहता है। वो 8 ममालिक जो इसके नेबरहुड में है वो अफगान स्टेबिलिटी से फायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान भी उनमें शामिल है क्योंकि हम अफगानिस्तान को इंस्टेबिलिटी का शिकार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम 30 लाख रेफ्यूजीज को पहले रख के बैठे हुए हैं, मजीद 30 लाख को रखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारी मुईशत इतना बोझ नहीं उठा सकती। हमें स्टेबल अफगानिस्तान चाहिए, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि वहां मुल्क भारत को नहीं चाहिए। अब भारत तो जाए जी भाड़ में, ईरान को चाहिए, रूस को चाहिए, सेंट्रल एशिया को चाहिए, चीन को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए। तो ये जो एक रीजनल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है ताकि इस तरह के जितने डिजाइन हैं जो अफगानिस्तान को दोबारा डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उन लोगों ने मिलकर अफगानिस्तान को सहारा देना है ताकि दोबारा ये इंस्टेबिलिटी की तरफ ना जाए। और उनमें ये मुआशी सलाहियत भी है, मिलिट्री सलाहियत भी इन 8 नेबर्स में है और स्ट्रेटेजिक और मुआशी सलाहियत भी है कि वो अफगानिस्तान को दोबारा से कैओस का शिकार ना होने दें। तो यहाँ रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जिसका बोझ इन 8 ममालिक ने मिलकर उठाना हुआ होगा, जो अगले दिन इस्लामाबाद में जिनके इंटेलिजेंस हेड्स इकट्ठे हुए थे। तो ये एक हमारे ऊपर दुनिया खुद मुआशी पाबंदियां लगाने का जो है ना वो सोच रही है। जो अमेरिकी सेनेट में कल जो बिल जो पेश हुआ वो, फिर यूरोपीय यूनियन GSP+ पर गौर कर रही है, फिर FATF का अलग मामला है। हम तो खुद इन हालात में इतना ज़्यादा धंसते जा रहे हैं कि ये सिचुएशन, आपको नहीं लगता ये हमें भी कल को टफ टाइम दे सकती है? और हम इस सिचुएशन में नहीं है कि मुआशी तौर पर हमारे साथ ये कब नहीं हुआ, हमारे साथ ये कब नहीं हुआ जब से हमने अमेरिका के साथ 60s के ज़माने से अलायंस की है। हमारा और ताल्लुकात एक ही जैसे रहे हैं, वो ये थे कि या पाकिस्तान को इस्तेमाल करो या उन पर सैंक्शंस लगा दो। आप 60 से शुरू हो जाएं, 65 में यही हुआ, 71 में यही हुआ, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए तो यही हुआ, जब 84 में USSR के खिलाफ जंग की और अमेरिका यहाँ से वापस गया तो भी पाकिस्तान प्रेस्नल अमेंडमेंट और कैरी लूगर बिल की जद में आ गया। तो पाकिस्तान जब तक उनकी खिदमत करता रहता है, पाकिस्तान इज अ गुड एलाई। जब उनका वक्त पूरा हो जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग जाती हैं। वी आर यूज्ड टू इट, वी कैन कॉम्बैट इट। और पाकिस्तान को अपने बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये अगर पाबंदियां लगाने की, अगर ये बिल पास हो गया और पाबंदियां लगाने का वक्त आया
तो दिस मे बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। और पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि हम अपनी जरखेज जमीन, अपने ताकतवर बाजू इस्तेमाल करके अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। बारिशें भी बरसेंगी, खाना भी खाएंगे, खुद कफील भी होंगे और इम्तिहानात में से गुजर भी जाएंगे। पहले हम इन इम्तिहानों से और इन पाबंदियों से गुजर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार जनरल एजाज अवान साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।